सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों हेतु आदि एवं भक्ति कालीन काव्य संग्रह पर पाठ्यक्रम के अनुसार राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के BA प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल एवं भक्तिकाल के निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार जो ये पाठ्यक्रम है उसके कुछ अंश लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। इस YouTube चैनल के माध्यम से BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी, BA तृतीय वर्ष के विद्यार्थी और MA पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बातें लेकर यहाँ आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीष्मावकाश के दौरान हमारे आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने ज्ञानदूत नामक एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है 9 जून से, और इसमें सभी विद्यार्थी पंजीकरण करके भाग ले सकते हैं अथवा जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है वो भी भाग ले सकते हैं। उसका YouTube लिंक हमने सभी विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर कर दिया है, जिसमें विद्यार्थी अपने अपने विषय की अलग अलग कक्षाओं का निर्धारित पाठ्यक्रम या निर्धारित तिथि या निर्धारित समय के अनुसार जो भी आप जैसे चाहें उसी अनुसार आप उस पर जुड़ें और कहीं भी किसी भी आपके विषय से संबंधित जो आपका व्याख्यान है वो आप निर्धारित समय पर लाइव आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के व्याख्यान की। तो आज का जो हमारा व्याख्यान है वो है हिंदी साहित्य का जो हमारा इतिहास है उससे संबंधित। हिंदी साहित्य का इतिहास विद्यार्थियों आपने 12वीं कक्षा तक अच्छे से पढ़ा होगा। जिनके हिंदी विषय रहा है उनको तो जानकारी होगी ही, और जो हिंदी विषय नहीं होने के बावजूद हिंदी विषय के पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये बहुत ही रोचक विषय बनेगा। हिंदी आप देख सकते हैं एक भाषा के अर्थ में हिंदी पढ़ी जाती है और एक साहित्य के रूप में हिंदी को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी साहित्य को पढ़ने से पहले हम उसके इतिहास का अध्ययन करते हैं। उसके इतिहास का अध्ययन हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखे गए, रचे गए इतिहास ग्रंथों को पढ़ने के बाद उसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार हम हिंदी में भी हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा लिखित जो इतिहास है उस इतिहास का अध्ययन करके हम हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी, कौन कौन कवि हुए, किस किस काल में हुए, किस किस की क्या क्या रचनाएं हुए, उस रचनाओं में क्या क्या खास बातें थी, ये सारी चीज़ आप हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन के उपरांत ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो हम विद्यार्थियों आपको बताना चाहते हैं कि आपके हिंदी साहित्य का जो इतिहास का जो लेखन की जो परंपरा है वो प्राचीन परंपरा रही है। उसमें बहुत सारे जो विद्वान हैं
उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत देते हुए इस लेखन कार्य को अंजाम दिया है। लेकिन सर्वसम्मति से जो एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इतिहास लिखा जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, उस पाठ्य पुस्तक को लगभग सभी विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया। लेकिन जहाँ कहीं कुछ समस्याएं रहीं, जैसे कि कुछ नामकरण की समस्या है, काल का नामकरण है, किसी काल के नामकरण की समस्या में कुछ विद्वानों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मत है उसका खंडन किया और उन्होंने अपना अलग मत दिया। इसलिए उन विद्वानों का भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में बहुत बड़ा ही योगदान है। इसलिए विद्यार्थियों, आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास की यदि मैं बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा यों तो गारसादे तासी से आरंभ होती है। ये एक विदेशी इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, जिन्होंने ये इतिहास लिखा है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नामक जो ग्रंथ लिखकर इस परंपरा को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। यानी वैज्ञानिकता पूरी यदि किसी विद्वान के इतिहास ग्रंथ में मान सकते हैं तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल जी के साथ ही एक वैज्ञानिक परंपरा चली हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की, और उस परंपरा को फिर आगे कई अन्य विद्वानों ने आगे इसको ले जाने में महारत हासिल की। वे हिंदी साहित्य का आविर्भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1050 संवत से मानते हैं। 1050 के आसपास से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि ये इसका आदि काल है, प्रारंभिक काल है, एक तरह से शुरुआत है। जबकि उनके परवर्ती विद्वान हैं, जो बाद के जो विद्वान हैं, इस समय को वो थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहते हैं और वो संवत 750 ईस्वी तक इसे ले जाते हैं कि संवत 750 ईस्वी से ही हिंदी की शुरुआत हो जाती है। इसी क्रम में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो हिंदी साहित्य के एक मर्मज्ञ आलोचक भी हैं, इतिहासकार भी हैं, उन्होंने भी इतिहास ग्रंथ की रचना की है। इसके अलावा आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने भी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी अपने इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा जारी रखी। अतः इन सभी विद्वानों का जो एक सर्वसम्मति से जो मत था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मानने में था। लेकिन कुछ विद्वान, जैसे हम आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल नामकरण जो दिया था उसको उन्होंने नहीं माना और उन्होंने उसके लिए अपना एक अलग नाम दिया, जिसे उन्होंने आदिकाल नाम कहा। और आजकल वही आदिकाल वीरगाथा काल के नाम के रूप में प्रचारित और प्रसारित है। सभी इस बात को जानते हैं। इसी प्रकार हम एक बार पुनः बात करें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वान अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की प्रारंभिक रचनाओं के रूप में देखते हैं। ये अपभ्रंश जो शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी निकली है, अपभ्रंश हिंदी का थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अशुद्ध रूप आप कह दीजिए उसका थोड़ा सा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित कालों में विभाजित किया गया।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका नामकरण भी किया और उसका काल विभाजन भी किया विद्यार्थियों। तो नामकरण आप जानते हैं विद्यार्थियों, हम नामकरण जैसे हमारे घर में कोई शिशु पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो पंडित के पास जाकर या किसी अन्य माध्यम के द्वारा, आजकल तो गूगल के माध्यम से भी हम उसका नामकरण जान लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं। नामकरण उसकी पहचान बन जाता है कि ये फ़लाँ फ़लाँ है। उसी प्रकार से किसी इतिहास में उसके कालों का नामकरण भी किया जाता है और उसका काल विभाजन भी किया जाता है। इसी क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है, बांटा है। और वो जो 4 कालखंड हैं वो आपकी जो डिस्प्ले है उस पर दिखाई दे रहे हैं। इसके नाम निम्न प्रकार से हम बता सकते हैं। पहला यदि हम देखें तो उसका नाम है आदिकाल। ये आदिकाल है। ये वैसे तो जो नाम है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया हुआ है आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी काल का नाम वीरगाथा काल दिया था। ये ध्यान रखें विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपका 2 अंक का आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि आदिकाल नामकरण किसने दिया। तो ये यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं दिया ये नाम दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और साथ ही उन्होंने इसका जो काल विभाजन है वो भी किया है। और इसका देखिए उन्होंने समय सीमा रखी है 1050 से 1375 संवत। ये आप इस चीज़ को नोट भी करते जाएं और देखते भी जाएं कि किस तरह से शुक्ल जी ने इतिहास का काल विभाजन किया है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दूसरे काल का। और उस कालखंड की जो समय सीमा है इसको रखा उन्होंने 1375 से 1700 संवत। 1375 से 1700 संवत के बीच का जो काल है वो भक्ति काल के नाम से जाना गया। इसी प्रकार तीसरा है रीतिकाल। और रीतिकाल की जो समय सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्होंने कहा है इस काल की जो समय सीमा है वो है 1700 से 1900 संवत तक। तो 1700 से 1900 संवत तक का काल रीतिकाल कहा गया। उसके बाद है नंबर 4 पे आधुनिक काल। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकाल नाम दिया था। और इस गद्यकाल को उन्होंने कहा कि 1900 से लेकर के जो अब तक का जो वर्तमान तक का जो काल है उसको गद्यकाल या आधुनिक काल के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरह से ये जो 4 कालखंड हैं ये एक आधार स्तंभ बन गए पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास के। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें पूरे हिंदी साहित्य को देखना है, परखना है, उसका विश्लेषण करना है तो हमें इन 4 कालों को अवश्य पढ़ना होगा। यदि आदिकाल की किसी भी परिस्थिति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो शुक्ल जी के इतिहास को उठाइए और उसको पढ़िए, जिससे कि आपको उस समय की उस कालखंड की जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार भक्ति काल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप 1375 से 1700 तक के इतिहास को पढ़ डालिए। इसी प्रकार रीतिकाल की जानकारी के लिए आपको 1700 से 1900 तक के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। और आधुनिक काल के लिए आपको 1900 से लेकर अब तक के जो इतिहास में जो चीज़ें दर्ज हैं उन सब चीज़ों का आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास का काल विभाजन। इसी प्रकार यदि हम देखें विद्यार्थियों तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी अपना काल विभाजन रखा है इसी प्रकार से। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है उसको दूसरे रूप में रख दिया है। उनके अनुसार कुछ चीज़ें थोड़ी सी इसमें उन्होंने अलग की हैं। वो मानते हैं कि जो पहला जो
काल है उसका नाम है उनके हिसाब से संधि काल। संधि काल नाम दिया उन्होंने पहले कालखंड का। आप जो डिस्प्ले है, स्क्रीन है, उस पर देख सकते हैं। और उसका जो समय सीमा उन्होंने रखी है वो है 750 से 1000 संवत, ये उन्होंने उसकी समय सीमा रखी है। इसी प्रकार उन्होंने दूसरा नाम दिया है वो है चारण काल। जो चारण काल है उसकी समय सीमा डॉक्टर राम कुमार वर्मा बताते हैं 1000 से 1375 संवत तक। तो ये 2 काल हुए उनके 1375 संवत तक। इसी प्रकार उन्होंने तीसरा जो काल है उसका नाम बताया है भक्ति काल। और भक्ति काल की जो समय सीमा है वो है 1375 से 1700। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, आप डिस्प्ले पर आप यहाँ 1000 देख रहे होंगे 100, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे। 1375 से 1700, 1375 से 1700 संवत। और आधुनिक काल है वो है संवत 1900 से और अब तक का। तो ये आप इसको उनका जो काल विभाजन है किस प्रकार से था, ये आप उसको देख सकते हैं। जो भक्ति काल का जो काल विभाजन है उसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो 1375 से 1700 तक का समय वो मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्प्ले पर जो आपने देखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो मानना है वो इनसे थोड़ा सा अलग है। इसी प्रकार जो काल विभाजन और कालों का जो नामकरण है ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता गया। और विद्वान थोड़े काल विभाजन जो है उसके जो नामकरण है उस पे भी अपनी अपनी बातें कहते रहे। किसी ने इसे आदिकाल कहा, किसी ने इसे बीज वपन काल कहा, किसी ने इसे वीर गाथा काल कहा, किसी ने इसे संधि काल कहा, किसी ने चारण काल कहा, किसी ने प्रारंभिक काल कहा, किसी ने आरंभिक काल का। यानी कहने का मतलब ये है कि अलग अलग विद्वानों ने अपने मत के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार इसका नामकरण किया है। तो आज हम ये जो नामकरण और इसका जो काल विभाजन है हिंदी साहित्य के इतिहास का, इस पर हमने अपनी चर्चा की। इसी प्रकार से हम आगे भी अपनी इस जो चर्चा है इसको जारी रखेंगे और मिलते हैं आपसे दूसरे व्याख्यान में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।